नमस्कार साथियों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हिंदी की नई क्लास के साथ ये जो हमारी क्लास है ये हिंदी की क्लास है। आज की जो क्लास होगी बच्चों वो विसर्ग संधि को लेकर है। किसको? विसर्ग संधि। ध्यान रखना बच्चों, विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, एक तो आप ये ध्यान रखो, विसर्ग संधि से क्वेश्चन कैसा बनेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा अधः प्लस गति। वो ये कभी नहीं पूछेगा कि इसमें संधि कौन सी है, कि कोई बता देगा इसमें संधि कौन सी है, ठीक ना। तो अधः प्लस गति विसर्ग वाली संधि है ये, तो ये तो नहीं आएगा। क्वेश्चन वो जब भी पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि जैसे धनुष टंकार, धनुष टंकार, कि इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धनु प्लस टंकार, धनुष प्लस टंकार, या धुन प्लस टंकार, या धुन प्लस अंकार, कुछ ऐसे देगा चारों ऑप्शनों में। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन इसे विसर्ग से अगर आता भी है तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आपको इसमें केवल 1 मिनट का समय देना है। अब संधि कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग का आप जानती होंगे, वर्णमाला में मैंने आपको पढ़ाया था, विसर्ग एक प्रकार का अयोगवाह होता है। क्या होता है? अयोगवाह। अयोगवाह होता है। और बच्चों ये हमेशा स्वर के साथ आता है। किसके साथ? स्वर के साथ। ध्यान रखना बच्चों, जब भी कभी होगा ये बिना स्वर के नहीं आएगा। या तो ए के साथ आएगा, या ऊ के साथ आएगा, या ई के साथ आएगा। बिना स्वर के कभी नहीं आएगा, हमेशा स्वर के साथ आएगा। जैसा था ना, दू प्लस कर्म, दुष्कर्म, तो दू द के बाद आया ऊ के बाद क्या? विसर्ग। तो विसर्ग जो होता है वो ए के साथ भी, ऊ के साथ भी और ई के साथ आता है, यानी स्वर के साथ आता है। तो जब भी कभी ना विसर्ग होगा, ध्यान रखना, विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग से पहले कोई ना कोई स्वर जरूर होगा। व्यंजन नहीं होगा, स्वर होगा। ए हो, ई हो, ऊ हो, तो इसमें स्वर का खेल है। और स्वर के बाद विसर्ग का खेल है। और विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा, इसका खेल है। बस 3 खेल है। पहला ये कि विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है, ए स्वर है कि ऊ स्वर है कि ई स्वर है, या विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है। बस इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है बच्चों, तो विसर्ग संधि में जो 4-5 नियम हैं, वो 5 नियम बताता हूं आपको। और कुछ शब्द ऐसे छाट के लाया हूं मैं बच्चों, जो सामान्यतः आपको कोई नहीं बताता है, ठीक ना। कुछ शब्द हैं ऐसे हमारे पास जो आपको छाट के लाया हूं इस तरह का, वही शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए अब विसर्ग संधि को प्रॉपरली एक के बाद एक नियम के अनुसार पढ़ते चलते हैं, और जो अपने उदाहरण है उनको भी साथ साथ करते चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए विसर्ग संधि का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो, यानी विसर्ग है ना, ये देखो प्लस धन है, यानी प्लस से पहले क्या हो? स्वर होगा, यानी विसर्ग होगा। और क्या विसर्ग से पहले क्या हो? ए स्वर हो। ए यानी ना तो ई हो, ना क्या हो? ऊ हो। क्या हो? ए स्वर हो। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर है और विसर्ग के बाद, यानी यहां का जो दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण होगा, यहां पर ये रे ले वे, ये रे ले वे है, ये हो। या फिर प्रत्येक वर्ग का, हम वर्ग पढ़ चुके हैं बच्चों, आपको मैंने वर्ग बताया था, कै, चे, टे, ते और पै वर्ग। कचट तब बोलते हैं। कै वर्ग कै, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ते, थे, दे, धे, ने, पै, फे, बै, भे, मैं। तो इसमें इस वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आएगा। कै वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? कै, खे, यानी गे, गे आ जाए, घ आ जाए, या अंग आ जाए, कोई भी आ जाए। या फिर च वर्ग का आ जाए, चे, छे, जय, क्या आ जाए? जय आ जाए, झ आ जाए, या अय्या आ जाए।
या टे वर्ग का कोई आ जाए, टे ठे ना आए, टे ठे। तीसरा कौन सा है, डे, डे आ जाए, टे ठे डे ढे, ढे आ जाए, या क्या आ जाए, अण आ जाए। ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसी तय वर्ग का है, तय थे तय थे, दे आ जाए, तय थे दे, ध आ जाए और न आ जाए, यानी ये आ जाए और या फिर यह रह हो। तो क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, इस विसर्ग का जो नहीं विसर्ग होता है, इसका ओ बन जाता है। क्या बन जाएगा, ओ। यानी नियम यह है कि जैसे एक शब्द है मनोज, क्या है, मनोज। अगर मनोज लिखा हुआ है तो संधि बनेगी, विच्छेद होगा इसका, मन है प्लस जय। तो ये न के बाद क्या है बच्चों, ए स्वर है, ए के बाद क्या है, विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद क्या है, जय। जय किस वर्ग का है, च वर्ग का ना, च छ जय, ये रहा जय, ये तीसरा वर्ण है ना। अगर तीसरा आता है तो इस मन तो ऐसा कैसा ही है, विसर्ग की जगह क्या बन गया, ओ बन गया। विसर्ग की जगह क्या आ गया, ओ आ गया विसर्ग की जगह। जब विसर्ग की जगह क्या आ गया, ओ आ गया। मन न ऐसा कैसे ही है, जय भी ऐसा कैसा ही है, हमने विसर्ग हटाया और ओ लगा दिया। यानी विसर्ग का ओ कब बनता है, विसर्ग का ओ तब बनता है जब धन से पहले, प्लस से पहले ए स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये रे ले वे या है, या फिर जो वर्गीय व्यंजन है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, तब बनता है। इसके शब्द देखते हैं बच्चों आगे चल के, जैसे मैंने शब्द लिखे हुए हैं, जैसे अधो, अधे प्लस क्या, गति, धनुष टंकार। ये बच्चों देखो, मनोविकार, मन है प्लस विकार, ओ की संधि है, ओ की मात्रा है बच्चों। मैंने आपको बताया था, आपको भली भांति याद होना चाहिए स्वर संधि में कि जहां पर आ की मात्रा आती है, या बड़ी ई की मात्रा आती है, या बड़े ऊ की मात्रा आती है, वहां बच्चों स्वर संधि होती है। कौन सी होती है, स्वर संधि। और स्वर भी कौन सी, दीर्घ स्वर होती है, दीर्घ। और जहां पर बच्चों ए की मात्रा आती है या ओ की मात्रा आती है, वहां पर बच्चों गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि। और जहां एक मात्रा में वृद्धि हो जाए बच्चों, वहां पर वृद्धि संधि होती है। यह हमारी बात हो चुकी है पहले। और जहां पर आधे वर्ण के बाद ये आ जाए, र आ जाए या व आ जाए, ये रे व, यानी आधे वर्ण के बाद ये रे व, इको यणची बोलते हैं इसको, ये आ जाए, इको यणची आ जाए, तो बच्चों वहां यण संधि होती है। और जहां कोई मात्रा ना आए, केवल आए आए औ आओ आए, तो वहां अयादि संधि होती है बच्चों। ये होता है। तो आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, स्वर संधि में कौन सी, दीर्घ संधि। ए की मात्रा और ये किसकी, ओ की मात्रा है ना, ये ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा है, गुण संधि, ये वृद्धि संधि। अब बच्चों देखो, ये तो हमने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक में कि अगर ये आ जाए तो दीर्घ संधि, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, जैसे ना जितनी मात्राएं हैं सब ओ की मात्राएं हैं, ये सब ये मात्राएं हैं बच्चों। यशोगान या सरोवर, यदोगति, प्रोक, सब किसकी मात्राएं हैं, ओ की मात्राएं हैं। तो सारी ओ की मात्राएं हैं, तो ओ की मात्रा होगी तो संधि हमारी गुण होती है, पर यहां गुण नहीं है, क्यों नहीं बताऊंगा भी आपको, ठीक है ना। ये होती है गुण संधि। तो इसको आप उतार लीजिए, ये नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है ये समझना कि संधि कौन सी होती है। उसको मैं मिटा देता हूं, देखो देखिए क्या बताया मैंने आपको, गुण संधि वहां होती है बच्चों जहां ओ की मात्रा आती है, और ओ ना इसकी मात्रा आती है, और किससे मिलकर बना होता है, ये ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो और दूसरे का पहला क्या हो, ऊ हो। जैसे सपोज करो मनोज है, यही लेते हैं आसान सा, मनोज। आपको लग रहा कि ओ की मात्रा आई और सर ने बताया क्या, गुण संधि होगी, तो गुण संधि कैसे, क्यों नहीं होगी। आपने मन लिखा, मन प्लस यहां पर आपको उज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, उज, तभी तो ए प्लस ऊ क्या बनेगा, ए प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ बनेगा ना। तभी तो ए प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ, मनोज। क्या उज कोई अर्थपूर्ण शब्द है,
और मन तो हो, चलो भाई मन तो होता है अर्थपूर्ण शब्द, मन तो है अर्थपूर्ण शब्द, क्या उज कोई अर्थपूर्ण शब्द है? नहीं है। संधि हमेशा अर्थपूर्ण शब्दों में ही होती है। इसको ले लो, यशोगान, यश बना दिया आपने, शय में ए आ गया, प्लस अगर गुण बनाओगे तो क्या बनेगा? उगान बनेगा। क्या बनेगा? उगान। क्या उगान का भी कोई शब्द सुना है? कोई अर्थपूर्ण शब्द है? नहीं है। नहीं उज शब्द कोई अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए इनमें किसी में भी गुण संधि नहीं होगी। कि संधि हमेशा किस में होती है? अर्थपूर्ण शब्दों में होती है। तो इनमें कोई संधि गुण संधि नहीं होगी, इनमें विसर्ग संधि होगी, क्योंकि कोई भी शब्द जिसमें हमने उ लगाना पड़ेगा, बताना सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय था ना, सूर्योदय, सूर्योदय क्या बनी थी? यहां पर भी तो ओ की मात्रा है, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ए प्लस उ अर्थपूर्ण बन गया, उदय भी और सूर्य भी, पर यहां पर अर्थपूर्ण नहीं बनता। इसलिए बच्चों इनमें जो है ये संधि नहीं होती। इनमें क्या होती है संधि? इनमें होती है विसर्ग संधि। कैसे होगी देख लीजिए आप। देखो, मनोविकार, मन है, विसर्ग आ गया, प्लस विकार ऐसा कैसा ही रहेगा, विकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। विकार क्या है? सेम रहेगा, मन है प्लस विकार, ओ बन गया ना, कि विसर्ग के बाद क्या गया? वी आ गया, वे आ गया ना। मैंने कहा था पिछला जो नियम था बच्चों, ये था ना नियम, क्या नियम था? देखो ये था नियम कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, उसके बाद क्या हो? वह था ना मनोविकार में, वह आ गया, ठीक ना। जब वह आ गया और मनोज में क्या आ गया था? मनोज में जय आ गया था, मनोज में जय आ गया था, तो इसलिए विसर्ग क्या बन जाएगा? इसलिए विसर्ग का यहां पर क्या बन गया? ओ बन गया, अरे बन गया मनोविकार, मनोविकार, ठीक है, ये बन गया मनोविकार। ठीक, ये देख लो मनोज क्या बनेगा? मन है प्लस जय, जय अपने आप में अर्थपूर्ण है, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, सरोज सर में उत्पन्न होने वाला, ठीक। पंकज, पंख, पंख प्लस जय पंख में उत्पन्न होने वाला, नीरज नीर में उत्पन्न होने वाला, दोनों का सभी का अर्थ कमल, जलज जल में उत्पन्न होने वाला कमल। तो जय का मतलब क्या? उत्पन्न होना है, तो मन में उत्पन्न होने वाला क्या? मनोज। सरोवर, सर, सरह प्लस वर, सरह प्लस वर बन जाएगा, सरह प्लस वर। यशोगान, यश प्लस गान, अधोगति क्या बन जाएगा? अधय प्लस गति, अधय प्लस गति बन जाएगा ना, अधोगति का अधय प्लस गति, अधोगति, क्योंकि विसर्ग का ओ बन गया, ठीक ना। तो ये तो होगी संधि इसकी, ये उतार लीजिए, मन है प्लस जय, सर प्लस वर, यश प्लस गान, अधय प्लस गति, ये उतार लीजिए आप। इसके नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स बने आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए या कुछ भी कीजिए। तो ये इनकी बच्चों संधि विच्छेद हो गया। अब करते हैं इन शब्दों का संधि विच्छेद। देखो कैसे होगा संधि विच्छेद, इसे हटा देता हूं मैं। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अधो वस्त्र, ओ की मात्रा आ गई, कुछ नहीं सोचना, विसर्ग लगा दो, और जो शेष बच जाए वो ऐसा ऐसे लिख दो, क्योंकि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। मनोनुभूति क्या बनेगा? मन है प्लस मन है प्लस, भाई मन है प्लस क्या बन गया इसमें? अनुभूति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुभूति। मन है प्लस अनुभूति। ठीक है, अच्छा। अनोन्य क्या बनेगा? अन्य,
प्लस तो भैया अन्य, अन्य प्लस अन्य बनेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ओ की जगह ये जो है ए कैसे आ गया और यहां पर ए कैसे आ गया, है ना, कि मन है प्लस नुभूति, मन है प्लस नुभूति। ये मन है जो है ना बच्चों, ये जो ओ आया है विसर्ग की जगह ये ए कहां से गया, अनुभूति की अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। अन्य प्लस क्या होगा, अन्य, ये ओ की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। अन्य प्लस अन्य, न कभी नहीं होगा, क्या बनेगा वो, अन्य बनेगा। तो ये भी आ सकता है इसके साथ में, है ना। ये दोनों शब्द जो ना इसके अपवाद के रूप में होते हैं, अन्य प्लस अन्य। सोहम, ये क्या बनेगा, से प्लस अहम, क्या बनेगा, अहम। ये शब्द आपने नहीं पढ़ा होगा, सोहम। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी के एग्जाम में, ठीक ना। से प्लस अहम, ये अपवाद होते हैं इसकी, कि विसर्ग के बाद ए, क्योंकि देखो विसर्ग ना स्वर भी है और व्यंजन भी है, तभी तो अयोग वाह है। आप हो गए स्वर प्लस स्वर इजिकल टू स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि कैसे हो जाएगी, क्योंकि स्वर थोड़े ही है विसर्ग। इससे मतलब हमने स्वर माना है, क्या विसर्ग स्वर है, नहीं है ना। जब विसर्ग स्वर नहीं है तो विसर्ग व्यंजन भी तो हो सकता है, क्योंकि अयोग वहां है तो व्यंजन प्लस स्वर, ठीक ना। लेकिन विसर्ग लगा हुआ है तो इसलिए अन्य प्लस अन्य, अनुभूति। स प्लस अहम होता है, अहम नहीं होता है, अहम। ये इसके तीनों अपवाद रूप में, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे ये भी होता है प्रोक्ष, क्या बनेगा, ये भी सीमा आता है, पर प्लस अक्ष, पर प्लस अक्ष, पै नहीं बनेगा, ओ का बनेगा ना स्वर, पर प्लस अक्ष। ये जरूर पढ़ लीजिए, यही आते हैं और यही गलतियां हो जाती हैं कि मन है प्लस नुभूति लिख दिया, नुभूति कुछ नहीं होता। अन्य प्लस उन्य, उन्य थोड़ी हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य, स प्लस अहम, पर प्लस अक्ष। ये जरूर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधियां है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पयोधर जान जाएंगे, शिरो रेखा, शिरो क्या बनेगा, शिरो रेखा, सिर है प्लस क्या बनेगा, रेखा। सिर, सिर पर किसकी मात्रा आई, ओ की मात्रा, सिर है प्लस रेखा। किसे बोलते हैं सिरो रेखा, जो ना जो डंडा खींचे, जैसे ये लिखा मैंने कम, ये लिखा आम, जो ना जो ऊपर डंडा खींचते हैं, जो लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं सिरो रेखा। सिर है प्लस रेखा। हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अंतोतगतवा। बहुत इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में वो लोग करते हैं जिनका हिंदी अच्छा होता है। अंतोतगतवा, ओ की मात्रा कहां आई, ये आई, तो संधि यहीं तो होगी, तो क्या बनेगा, अंततः प्लस गत्वा, अंततः प्लस गत्वा। सिर है प्लस रेखा, ठीक ना, सिर है प्लस रेखा, और पे प्लस धर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जरूर आप लिखिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतोतगतवा, शिरो रेखा, ठीक है। चलिए नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले ई और उ स्वर हो, अब तक ए स्वर था, अब तक क्या कौन स्वर था बच्चों, ए स्वर था। अगर ए स्वर पहले आता है और विसर्ग के बाद ये स्वर है कुछ और आता है, तो इस विसर्ग का क्या बन जा रहा था, ओ की मात्रा बन जा रही थी, पर अब इसकी ओ की मात्रा नहीं बनेगी। अब देखो, क्योंकि अब विसर्ग से पहले क्या है, ई और उ है, ई और उ, और विसर्ग के बाद क्या हो, कै खे पै फै हो, कै खे और पै फै हो, ठीक है ना बच्चों। तो विसर्ग का क्या बनता है, विसर्ग का आधा शय बन जाता है। इसे एक से लिखा, जैसे मैंने ये लिखा आविष्कार, आधा शय आया, आधा शय कब आया होगा, देखना जहां भी बीच में आधा शय आ जाए, आधा शय आ जाए, आधा शय ये वाला आ जाए, ये वाला आधा शय आ जाए, या ये वाला आधा शय आ जाए,
तो मैक्सिमम चांस है विसर्ग संधि बनने का। और जहां पर ये आए होंगे शब्द वहीं से टूटेगा। जहां पर ये पेट पटा श, बड़ा स और छोटा स आएगा ना, वहीं से शब्द टूटेगा। तो बहिष्कार है, आविष्कार है, आविष्कार शब्द यहीं से टूटेगा आधे श से। क्या बनेगा? अवि विसर्ग प्लस कार, अवि प्लस कार। शर्त पूरी होगी ना नियम की, के बाद क्या आना चाहिए था, है ना क्या इसके बाद, इसलिए आता है। अगर विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, ए ना हो, तो ई ऊ तो ऐसे रहेंगे। आविष्कार में वी के साथ ई ऐसा कैसे ही नहीं है। विसर्ग का केवल क्या बना, आधा पेट पटा श बना। किसका? विसर्ग का आधा पेट पटा श बना है। बस इतना ही अंतर होता है, ये नियम था। अब इसके आगे हम बहुत सारे वो देखेंगे। देखिए, दुष्प्रकृति, आधा श आधा श आधा श, शब्द कहां टूटेगा? आधे श से टूटेगा। दु विसर्ग जरूर रहेगा, प्लस प्रकृति, दुष्कर्म, दु विसर्ग आ गया, प्लस कर्म। दुष्कर आप कर ही लोगे, आविष्कार मैंने कर ही दिया। बहिष्कृत क्या बन जाएगा? बही प्लस कृत। चतुष्पद, चतु प्लस पद, चतु प्लस पद, चतु प्लस पद आ गया। आधा शय शब्द तोड़ना है कि सब में आधा शय ही आना है ना? सब में क्या आना है? आधा शय आना है। तो जहां भी आधा शय, संधि कौन सी? विसर्ग। अब धीरे धीरे आपका स्पष्ट हो गया, मुझे लगता है कि जहां पर आपने शब्द देखा होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई साहब शब्द आप में तो ये संधि है, आप तो इन दोनों को मिलकर बने हुए हैं, काहे हमें जो है दुखी कर रहे हो आप। बहिष्कार आ जाए, कहीं आविष्कार आ जाए, था ना बहिष्कार, इसलिए लिख लो आप बहिष्कार। तो क्या बनेगा? बही प्लस कार, आविष्कार, अवि प्लस कार। अब भाई साहब इतना परेशान ना करो, आप में तो विसर्ग संधि है, क्योंकि आप आधा शय लेकर घूम रहे हैं। आप आधा शय लेकर घूम रहे हैं तो कहीं घूम रहे हैं आधा शय लेकर? विसर्ग बन जाइए ना, बही प्लस कार बन जाइए, कहीं आधा शय लेकर घूम रहे हैं आप, इस तरह का। चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, यानी ई हो ऊ हो, जो नियम नंबर 2 था सेम वैसा ही है, ई हो और ऊ हो, लेकिन वहां था प्लस के बाद क्या? कैक है, पैफ है। यहां उल्टा हो गया, बस यहां ये रे ल व है, ये रे ल व है, या फिर प्रत्येक वर्ग का, वो तीसरा चौथा और पांचवा जो हमने अपने उस पहले नियम में पढ़ा था। तीसरा वर्ण कौन सा? कै खे गे, घे या अंग, ठीक ना? ये कै वर्ग का हो गया। च वर्ग कौन सा हो जाएगा? च वर्ग का चे छे जय, झ और अया, टे ठे डे, ढ और अण, ते थे दे, ध और न, पैफ हैगा, पैफ है बे, बे भे मैं। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है, या तो ये हो या फिर ये रह हो। जहां कैक है पैफ आए थे ना, या तो वहां पर ये हो या वहां पर वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, ठीक ना? तो विसर्ग का क्या बन जाता है बच्चों? आधा रे बन जाता है, आधा रे बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें भी ऊपर आधा रे वाला आएगा, दुर्बल, निर्जन, दुर्जन, ठीक ना, जहां भी ऊपर आधा रे आ गया तो मैक्सिमम चांस है कि संधि के, विसर्ग संधि के। बस शर्ते उससे पहले क्या हो? ई और ऊ विसर्ग हो, ए और आ ना हो। क्योंकि अगर ए और आ गया, हमने पढ़ा था स्वयं संधि में अर, याद है आपको? जब हमने पढ़ा था अर, नहीं उसमें विसर्ग संधि करा, गुण संधि में अर आना चाहिए, अर आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? अर आना चाहिए था। याद है स्वर संधि का? गुण संधि में अगर रे के अर आ रहा हो, यानी री के बाद कोई अगर री के ए आ के बाद री आ जाता है तो उसका अर हो जाता था, ए रे अर, पता ना आपने ये। यानी रे से पहले अगर ए आ रहा है, रे से पहले ए आ रहा है तो वहां स्वर संधि होती है। क्या होती है? स्वर संधि होती है बच्चों, याद रहेगी बात। क्या आ रहा है उससे पहले? रे, ये गुण संधि में आता था, याद है? गुण संधि में महिर्षि, महिर्षि, तो महा प्लस ऋषि बनता था,
याद है कुछ, रख नहीं याद है? महर्षि, ये ऊपर आधा रह है ना, ये आधा रही तो है, इससे पहले है में स्वर कौन सा है? ए है, प्लस आधा रह ये है ना, तो अर बन गया। क्या बन गया? अर। ये गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि। अगर रे से पहले, आधे रे से पहले ए और आ है तो वो आपकी स्वर संधि में आता है। आता ना एक दुषाण, हमने पढ़ा था अपवाद, दुषाण, उसमें आ आया था तो गुण संधि का अपवाद था, ठीक ना। तो ए और आ आता है तो वो संधि स्वर हो जाती है। लेकिन यहां पे क्या कहा हमने? ई और ऊ होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। अगर ए आएगा तो बदल जाएगा मामला। क्या हो? ई और ऊ हो, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे, रिवाइज होना जरूरी है क्योंकि मुझे पता आप रिवाइज नहीं करते हो। ये है रे आता है, तो अगर ई और ऊ है तो आधा रे बन जाता है। कैसे? जैसे जिसे एक शब्द लिखा मैंने, दुर्जन। दुर्जन, आधा रे आ गया ना, आधे रे से पहले स्वर कौन सा है? ऊ है। क्या है? ऊ। अगर ये स्वर ना होता, ध्यान रखिए बच्चों, अगर ये ना होता, दर्जन होता, दर्जन, दर्जन, तो इसमें ए आ गया, ए रे और आ गया इसमें। अब इसमें गुण संधि हो जाती। क्या होती? गुण संधि थी ना। महर्षि, महर्षि, तो महर्षि क्या बनी थी? मह प्लस ऋषि, तो यहां पर द बनेगा, केवल द प्लस क्या था उसमें? महिर्ष प्लस ऋषि, यहां पर री आना चाहिए था, तो वो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे ना। खुद में द का कुछ अर्थ होता है, अगर आधा द है तो अर्थ बनता है, कुल द का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। और यहां पर हमको रीजन बनाना पड़ता है ना, महर्षि, महा प्लस ऋषि था, महा प्लस ऋषि, तो यहां पर आपको लगाओ री और जैन, कहीं पढ़ा रीजन, रीजन रीजन नहीं ना, तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। इसलिए अगर यहां ए आ जाएगा तो संधि बच्चों स्वर हो जाएगी। पर यहां पर क्या है? ऊ की मात्रा, किसी मात्रा? ऊ की, तो क्या बन जाएगा? दू विसर्ग प्लस जन। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपकी। स्वर से मैंने तुलना कर दी इसकी, कहीं ये तुलना नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखिएगा, कोई तुलना नहीं करता इस तरह का। जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करोगे, कौन सही पढ़ा रहा कौन गलत पढ़ा रहा नहीं पता चलेगा। तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। तुलना कीजिए, हर प्लेटफॉर्म की तुलना कीजिए, कहां कौन किस तरीके से कैसे पढ़ा रहा है, तब आप किसी क्लास लीजिए, ठीक है बच्चों। तो तुलनात्मक अध्ययन केवल एक हिंदी में जरूरी नहीं है, हर विषय में, हर जगह तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जब तक तुलना नहीं करोगे, सही सटीक निर्णय पर नहीं पहुंचोगे। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, सब वही धकेल रहा है, बस क्या लग रहा है आपको? बस सबसे अच्छा यही पढ़ा रहा है। आजकल यही तो हो रहा है। ऑनलाइन पे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइब्रेरी में बैठ के वो क्या कर रहे हैं? अब बस जो मैंने कोर्स ले रखा है उससे बढ़िया कोर्स कोई नहीं है दुनिया का। और अपना आप जब बाहर निकलते हैं ना लाइब्रेरी से, तो जैसे ना जिम से बाहर निकलता है बंदा, ऐसे होता है बंदा जब जिम से बाहर निकलता है, ऐसे करके ये ना फूल जाती है उसकी सारी चीजें, तो ऐसे होता है बंदा बाहर। तो जब वो बंदा ऐसे बाहर होगा, बाहर दीदी का जगह छोटा हो जाएगा। तो लाइब्रेरी से जब बाहर निकलता है ना बच्चा, लगता है कि वाह सब कुछ उसे पता है, पर ऐसा नहीं है। आप जब तक कंपटीशन में शामिल नहीं होगे, तुलना नहीं करोगे एक दूसरे से, आप उस बच्चे को कितना आता है, मुझे कितना आता है, तो तुलना केवल अध्यापकों के बीच में ही नहीं, विद्यार्थी को आपस में भी करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा तब होगी तभी योग्यता निकल कर आएगी, बिना प्रतिस्पर्धा के योग्यता नहीं निकल सकती। अगर दुनिया में प्रतिस्पर्धाएं ना होती तो योग्यतम का बनने का प्रयास ना होता। प्रतिस्पर्धा ही आधार है योग्यतम बनने का। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है, सबको मालूम है, अब 10 वैकेंसी हैं, 10 ही लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं, 10 को मिल जाए, कोई पढ़ेगा ही नहीं। पता है कि 10 वैकेंसी हैं और 1000 ने भरा है और 10 लोग होने, तो जो सबसे तेज दौड़ेगा वही घोड़ा आगे निकलेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, तुलना जरूर कीजिए। तो तुलना मैंने आपको बता दी, स्वर से तुलना कर दी इसकी, तो दू प्लस जन बनेगा। स्वर संधि क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ए स्वर नहीं है। अगर ए स्वर आ गया तो संधि बन जाएगी गुण संधि, ठीक है। चलिए, योग दुर्जन में बन गई। अब एक दुर्बल है शब्द, कौन सा है? दुर्बल। बताओ क्या बनेगी बच्चों, खुद बताइएगा। दुहु प्लस बल, पै फै बै तीसरा वर्ण आ गया, और जय भी तीसरा ही वर्ण है। चलिए ये हटा देता हूं मैं, ध्यान रखना बच्चों,
जितना मैं लिखता हूं उसका शॉर्ट स्क्रीन जरूर लीजिए, बिना शॉर्ट स्क्रीन लिए आप बहुत पछताएंगे। चलिए, निराशा है, देखिए निराशा, इसमें आ की मात्रा आई। अगर गुरुजी बताया कि आ की मात्रा में संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी, पर अगर आप इसको स्वर लगाओगे तो कैसे बनेगा, ये बनाओगे आप निर प्लस आशा। और ध्यान रखना, निर अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। अर्थपूर्ण शब्द या तो ये होता है हलंत वाला या फिर होता है विसर्ग वाला। नीर होता है वो, नीर वो बड़ी की मात्रा आती है, नीर पानी, वो होता है अर्थपूर्ण शब्द। मुझे कुछ लोगों ने लगा नहीं जी अर्थ है नीर का, तो वो ये निर है, वो नीर है, ये होता है। तो निर अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता, ये तो निर हलंत वाला या विसर्ग वाला, ये नहीं होता है। तो स्वर में क्या बनेगी, निर प्लस आशा, निर प्लस आशा। निर अर्थपूर्ण नहीं है इसलिए स्वर संधि, क्योंकि ए प्लस ए इज इक्वल टू आ, तो इसमें स्वर संधि नहीं है। क्या संधि है इसमें बच्चों, इसमें संधि है, अब बताता हूं कौन सी संधि है। देखिए निर प्लस, अब हमने इस रै से आ बाहर निकाल लिया, रै से क्या कर लिया हमने, आ बाहर निकाल लिया। जब रै से हम आ बाहर निकाल लेंगे आशा बन गया, तो रै क्या बचेगा, आधा बचेगा ना रै, भाई ये रै रा है। अब हमने इसे आ बाहर निकाल लिया तो रै कैसे बचा, आधा बचा। जब आ यहां आ गया तो रै क्या बच गया, आधा ना। तो ये ना निर, यहां तो निर देखो, निर ये निर है, तो यहां पे संधि नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा इस विसर्ग का आधा रै बनता है। तो विसर्ग का आधा रै बनेगा तो संधि तो जगह निर, तो इसलिए विसर्ग कहां आएगा, नी के बाद विसर्ग आएगा। इसे मैंने आपको समझाया है, ये देखो कैसे होगा, ये है तो नी ही प्लस, क्योंकि आधा रै बचेगा ना, तो आधे रै कहां चला जाएगा, इस विसर्ग में चला जाएगा आधा रै, इस विसर्ग का आधा रै हो गया। जब निराशा लिखें तो विसर्ग का इस रै में आ जुड़ जाएगा तो निराशा बन जाएगा। कुछ समझना, दोबारा समझ लीजिए कैसे। निराशा है क्योंकि हमें आशा शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द आशा ही तो होगा। जब हम इस रा से आ बाहर निकाल लेंगे तो रै कैसे बचेगा, आधा बचेगा। ये रै आधा किस में शामिल हो गया, विसर्ग में शामिल हो गया, इसलिए नहीं बनेगा, निर नहीं बनेगा। करना अर्थपूर्ण शब्द है तो ये होगा, यहां ये होगा, ये भी अर्थपूर्ण शब्द होता है, लेकिन ये विसर्ग में इस्तेमाल, ये दूसरे शब्दों में इस्तेमाल होगा, ये यहां नहीं होगा, या फिर ये होगा विसर्ग, ये अर्थपूर्ण शब्द होगा। वो मैंने निर के बारे में बताया था। तो यहां पर नहीं सुना कि अगर आपने रै लगा दिया यहां पर और फिर एक रै, फिर विसर्ग का रै कहां ले जाओगे, फिर एक रै हो रहा जगह, शब्द बन जाएगा निर रासा, ऐसा होता ना। ये देखो क्या बनेगा, रै जब इससे आशा बाहर निकाल लेंगे, आशा को बाहर मत निकालिए, वहीं रहने दीजिए। तो आशा बाहर निकाल ली, जब आशा बाहर निकल गई तो रै क्या बच गया, आधा, उससे क्या आ गया, विसर्ग आ गया। और ये ऊ की तो मात्रा ऐसे रहेगी, दू, दू प्लस आशा। आगे बढ़ते हैं, दुरुपयोग है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की नहीं है। तो अगर इस रै में ये देखो ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ को जब हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उपयोग बनेगा अर्थपूर्ण शब्द, उपयोग, तो यहां क्या बच गया, आधा रै बच गया। आधा रै लिखेंगे, क्या लिखेंगे उस जगह, विसर्ग, दू प्लस उपयोग, यही बन जाएगा वही नी प्लस आधार, नी प्लस आधार, निराधार का खुद बनाइएगा। बहिर्मुख आधा रै आ गया, उससे पहले क्या ई मात्रा है, ऐ तो नहीं है ना, तो बही प्लस मुख, बही प्लस मुख, लेकिन यहां क्या आएगा, विसर्ग आएगा। क्यों, आधे रै की जगह, आधे की जगह क्या गया, विसर्ग आ गया। दुर्जन, दुरुपर, निर्धन, ये मैंने आपको बता दिया। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद च और छ आ जाए, च और छ आ जाए, विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, अब वो टेंशन नहीं रही कि ए हो, ये ई हो या ऊ हो, क्या स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, क्या हो यहां पर, यानी जाना ये विसर्ग आपका, इससे पहले कोई भी स्वर हो, उससे मतलब नहीं रहा, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के बाद बस च छ हो,
तो चे छह तो ऐसे ही रहेंगे, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा शय बन जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, टैट हो, तो क्या बन जाएगा, आधा पेट पटा शय बन जाएगा। यानी विसर्ग के बाद टैट है हो, उससे पहले कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले, ऐसे ही है, कोई भी स्वर विसर्ग से पहले हो, उसके बाद क्या हो, तैथ हो, तो क्या बन जाएगा, आधा शय बन जाएगा। देख लीजिए, निश्चल क्या लिखा हुआ, निश्चल लिखा हुआ, क्या संधि बनेगी इसकी, चलिए ठीक है, इसकी संधि में यहां बनाता हूं, पहले इसको बना देता हूं नमस्ते को, इसके बाद बना दूंगा। देखिए निश्चल है तो क्या बनेगी, निही प्लस छल, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या गया, छह आ गया, विसर्ग के बाद क्या गया, छह, विसर्ग से पहले संधि क्या स्वर है, ई है, उससे मतलब नहीं रहा कुछ भी, कोई भी स्वर आ जाए, बस अब हमको सेकंड शब्द देखना, सेकंड वर्ड देखना कौन सा है, छह है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा शय बन जाएगा। निश्चय होता ना, निश्चय खुद बना लोगे निश्चय की, तो क्या बनेगी, नी प्लस च, नि प्लस च, ऐसे देखो बच्चों, ये किश्चित क्या बनेगी इसकी, कै, आधा शय है ना, विसर्ग आ जाएगा, प्लस चित, की प्लस चित, विसर्ग क्या बन गया, आधा शय बन गया। ये ई की मात्रा च की मात्रा है, शय की मात्रा नहीं है, ये इस च की मात्रा, जैसे चित आ गए, ठीक है बच्चों, चित आ गया तो ये विसर्ग आ गया, इसमें ए स्वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ना कोई टेंशन नहीं स्वर की, कोई भी स्वर हो, धनुष टंकार क्या बनेगी, ऊ स्वर आ गया, धनु प्लस टंकार, टंकार, वहां पर मेरे को आधा शय कहीं आ गया, संधि विसर्ग होगी, लेकिन वहां पर शर्त यह थी कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई या ऊ स्वर हो, यहां ऊ स्वर आ गया, पर विसर्ग के बाद कै खे पै फे, और यहां क्या है, टे, ये अंतर हो गया था ना। नियम नंबर 2 में ये था हमारा कि ये था विसर्ग से पहले ई ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, कै खे पै फे हो, तो विसर्ग का आधा शय बनता है, विसर्ग का हमेशा आधा शय ही बनेगा, पर हमको यह देखना है कि प्लस के बाद कैक है या टे है, तो धनु प्लस टंकार। एक होता ना दुष्ट, चलिए ये बताता हूं मैं, निश्चल और निश्चय, ये आप देख लीजिएगा, दुष्ट क्या बनेगी, दू प्लस टे, कि आधा से आ गया तो हमेशा विसर्ग बनेगा। निस्तेज ना, निस्तेज, दू प्लस टे, याद रखिएगा, दू प्लस टे, जरूर इसको लिख लीजिए आप। निस्तेज आधा से है ना, हमेशा के विसर्ग आएगा, प्लस क्या आ गया, तेज, तीसरा नहीं हमारा तीसरा पार्ट तैथ है वो प्लस के बाद, और विसर्ग का आधा से बन जाता है, ये आधा से बनता है। एक लिखा था मैंने यहां नमस्ते, नमस्ते क्या बनेगी नमस्ते की, देखो आधा से आया, उसके बाद क्या तय आया, तो नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते बनेगा, नमः प्लस ते, नमस्ते, आधे के बाद तय आ गया, तो ये नियम है। अगर इसके बाद चे छे टे आ जाए तो ये तीनों अगर आधे आधे हैं तो संधि विसर्ग होगी, बस ये देखना कि उसके बाद क्या बन रहा है, ठीक, ये जरूर उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत काम आने वाली है अगले किसी भी एग्जाम में, ठीक, हमसे पढ़िएगा तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हिंदी में जान लीजिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपके आने हैं। निश्चेट क्या बनेगा, नहीं बनेगा ना, प्लस चेस्ट, दुस्तर, ये देखिए आप, दू प्लस तर, विसर्ग आ गया, ततस्तकार, यहां आधा से आया, टूटे का शब्द यहीं से, तो क्या बनेगा, तथै प्लस ठकार, ये दोनों अर्थपूर्ण शब्द हैं, तथै प्लस ठकार, इसका ततस्तकार का संधि विच्छेद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के बाद शय ये तीनों शय हो, विसर्ग हो, अब तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या था, चे छे था, अब अगर दूसरे शब्द का पहला वर्ण यही आ गए, जिनको हम अभी बेचारे को तोड़ रहे थे, अब ये तीनों तो टूट रहे थे, अभी कब तक टूटेंगे बेचारे, कभी तो इनका भी तो नंबर आएगा। अब आधा शा आ गया तो भी तोड़ दिया, ये सा आ गया तो भी तोड़ दिया,
तो कब तक टूटेगा, कब तक तोड़िएगा? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए इन पंक्तियों को, जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक आपसे यानी हमसे हिंदी पढ़ना मत छोड़िएगा। ठीक, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। शय तीनों शय अगर विसर्ग के बाद ही आते हैं तो बच्चों विसर्ग नहीं हटता, विसर्ग ऐसा का ऐसा ही रहता है। जैसे ये है दुशासन, तो ये दु प्लस शासन सबसे आसान नियम है। अगर कहीं पर भी देखो ये ही अर्थपूर्ण और सही शब्द है। निशुल्क, निहि प्लस शुल्क, हम लिखते हैं क्या? अकनिशुल्क, निशुल्क लिखते ना, निशुल्क लिखते से निशुल्क, ये गलत है बच्चों। निशुल्क सही यही होता है, अर्थ सही ना, अगर शुद्ध करने के लिए बात है तो यही शब्द होता है। निशंक, क्या बनेगा निशंक का? निहि प्लस शंख, किसको बोलते हैं? निशंक। निशंक नामक भारत के एक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं की देन नई शिक्षा नीति 2020 है, 2020 बोलते हैं उसको, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक ना, जानते होंगे आप, रमेश पोखरियाल, निशंक बोलते हैं उनको, ठीक ना, निशंक। चलिए निशंक हो गया। हरिसिते, हरि प्लस शेते, नि प्लस संधे, ठीक ना बच्चों, ये है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखो ये मैंने दुशासन लिखा हुआ यहां, इसमें आधा शय नहीं है, तो ये शब्द दुशासन है, दुशासन नहीं। देखिए दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे बच्चे आकर पूछते हैं मुझसे कि सर दुशासन और दुशासन में क्या अंतर है? दुशासन और दुशासन में दोनों अलग शब्द हैं। अगर दुशासन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दुशासन, तो दु का एक उपसर्ग होता है दु, इसका अर्थ होता है सही ना होना, गलत होना, हीन होना, तो सही शासन ना होना, दुशासन बोलेंगे। सही शासन ना होना बोलते हैं दु, दु एक उपसर्ग है, उपसर्ग के अर्थ भी हिंदी में पूछता है। से आप सोच ले अधि का अर्थ क्या है, अनु का अर्थ क्या है, उप का अर्थ क्या है, ऐसे दु का अर्थ होता है हीन, नीचा, ठीक ना, तो दुशासन बोलते हैं। दुशासन शब्द अलग है बच्चों, ध्यान रखना। दुशासन शब्द क्या है? ये शब्द अलग है बच्चों, दुशासन, इसका संधि विच्छेद अलग बनता है। दुष प्लस आसन, दुष प्लस आसन बनेगा, दुशासन, इसमें ए इसमें आ स्वर होगा, इसका अर्थ अलग होता है। दुशासन, दुशासन, ये शब्द अलग हो जाएगा। दुशासन ये अर्थपूर्ण शब्द है। आसन जानते हैं आप, बैठने वाला, दुशासन ये उस शब्द से बना हुआ, आसन से, बैठने वाले से, ये आसन से बना हुआ। अगर दुशासन लिखा हुआ है तो दुष प्लस आसन संधि बन जाएगी, और अगर दु और विसर्ग के बाद शासन आया है तो दु प्लस शासन ये संधि बनेगी, दु प्लस शासन। ये दोनों का अंतर याद रखेगा। दुशासन अलग है और दुशासन अलग है। दुशासन बुरा शासन, और दुशासन का मतलब होता है दुष प्लस आसन, बैठने वाला आसन, इस तरह का, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अंतर हो गया। यदि विसर्ग के बाद कै खे आ जाए, ये उसी का ही नियम है, उसी का अगला पार्ट है, तो भी विसर्ग नहीं हटता। जैसे ना दुख, तो क्या बनता है? ऐसे ही होता है, दुख का विसर्ग प्लस खे, अंत है पूर्व, अंत है प्लस पूर्व, अंतःकरण, अंत है प्लस करण, प्रहतः काल, प्रहतः प्लस काल। यानी अगर विसर्ग के बाद कै खे पै फै आ रहा है, उससे पहले है ना, आपको विसर्ग से पहले मैंने कहा था ई और ऊ स्वर हो, ई और ऊ स्वर हो, उसके बाद कै खे हो तो आधा शय बनता है, वो अलग नियम है। ये अगर ये अपवाद है ना, दुख दुह प्लस खे, देखो ये कुछ अपवाद है इस नियम के, इसमें आधा शय आ रहा है बीच में, तो नो डाउट संधि कौन सी? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग, आधा शय आ गया है, पर संधि क्या बनती है इसकी? नम है प्लस कार। आप कहोगे जी अगर प्लस के बाद क्या आता है तो विसर्ग तो ऐसा रहेगा, ये शब्द अपवाद है इस नियम के, ठीक, अपवाद जरूर पूछता है। तो नम है प्लस कार, पुर प्लस
कार, भास्कर, भा प्लस कर, भा प्लस कर, तिरस्कार, तिर प्लस कार, श्रेयस्कार क्या बनेगा, श्रेय प्लस कर, बृहस्पति, बृह विसर्ग प्लस पति, परस्पर, पर है प्लस पर। देखिए कितने शब्द ढूंढ कर लाया मैं आपके लिए, ठीक ना। नमस्कार, पुरस्कार, भास्कर, तिरस्कार मिल जाएंगे, श्रेयस्कर कम मिलेगा, बृहस्पति ब्रह प्लस पति, परस्पर प्रह प्लस पर, यह आपके बच्चों विसर्ग संधि होगी। अब जो संधि हमारी सारी होगी, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगली मेरी क्लास होगी संधि की, उसमें केवल वो 10 मिनट की क्लास होगी, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें वो शब्द, सब शब्द लिखूंगा मैं आपके लिए बोर्ड पर जो शब्द आज तक आए हुए हैं। बहुत सारे शब्द तो वही हैं जो हमने कराए हैं, वही आए हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक शब्द दिया मैंने आपको, द्वापी, क्या शब्द दिया, द्वापी। ये क्वेश्चन इस बार पीजीटी के एग्जाम में आया था हिंदी में। द्वापी संधि कौन सी होगी, कौन सी संधि है द्वापी में, बताइएगा कमेंट्स करके। कमेंट्स जरूर कीजिए, और क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी ना लग रही तो भी कीजिए। तो द्वापी में संधि बचानी है बच्चों, कल की क्लास में बताऊंगा आपको। इसे मैंने अपनी फिजिक्स की क्लास में बताया था आपको, उसमें मैंने एक सवाल पूछा था, कमेंट्स में आए हैं, जवाब दूंगा इस वाली क्लास में, जो अभी क्लास उसके बाद फिजिक्स की क्लास होने वाली है। तो द्वापी में संधि कौन सी है, कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।